मैं अभी सीधा खड़ा हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास स्ट्रेट आ रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट आया तो ये क्या, मैंने डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ट्रेवल किया। और इस केस में स्ट्रेट लाइन के पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सीधा से समझते हैं, एक गेट सीधा जा रहा है, एक गेट सीधा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल पाथवे जो तुमने फॉलो किया। पर एक पाथवे जो तुम कब फॉलो करते हो, जब तुमको स्ट्रेट लाइन, जब तुमको शॉर्टेस्ट पाथवे पता है, उस पाथवे से चले जाते हो, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथवे से डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट। दैट मींस कि तुम्हारे आई के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा आई और तुम्हारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट किया। एकाएक तुमको लगा कि तुम्हारे बगल वाला ट्रेन स्टार्ट हुआ था, पर रियलिटी कुछ और था। लाके मूव कर रहे हैं और ये आगे पीछे मतलब घूम भी रहे हैं, ठीक है। घूम भी रहे हैं, उसके बाद चल भी रहे हैं, मतलब शक्तिमान टाइप का। दैट मींस कि व्हाट यू कैन इमेजिन फ्रॉम माय मूवमेंट ऑफ माय हेयर, ठीक है। कहीं ना कहीं सोचोगे कि इस रूम में ज़्यादा हवा चल रहा है, ठीक है, जैसे पत्ता हिल रहा है तुम्हारे आसपास में, ठीक, कितना डीप लाइन लिखता है, कितना केमिस्ट्री वाले टर्म को फिजिक्स से रिलेट करता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा दैट मींस कि क्लास 9 के चैप्टर 1 फिजिक्स का होगा। ये लेक्चर 1 फिजिक्स का होने वाला है, मोशन। तो काफ़ी डिमांड था कि सर फिजिक्स का भी लेक्चर आप डालिए, और काफ़ी अच्छी तरीक़ा से वो 3 साल पहले का कोई लेक्चर देखा होगा मेरा, जिसमें हमने फिजिक्स पढ़ा है। बेसिकली अभी तो मैं बायोलॉजी 11, 12, 9, 10 का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा उसी का लेक्चर है। तो जहाँ पे आपने देखा होगा कि फिजिक्स में हम लोग क्या किस पैटर्न से हम लोग करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन सारे लेक्चर के अंदर ही कवर करते हैं। तो यही मेथड होगा जो 3 साल पहले था, और अभी भी वही हमारा मेथड होगा। कंप्लीट एकेडमी के चैनल पे कोई देखा है लेक्चर, और बहुत सारे लोग कमेंट किए सर आप फिजिक्स का लेक्चर फिर से स्टार्ट करिए। तो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, मैं सारा लेक्चर मैं कराऊंगा, जितना हो सकता है मैं ट्राई करूंगा कि कराऊंगा लेक्चर को। और बेसिकली इसका दो को बहुत फायदा होगा। एक तो 8 से 9 से जो आएंगे वो बेसिक से इस लेक्चर को देख सकते हैं। जो 9th में है, जिसका लास्ट 9th खत्म हो रहा है, ये लास्ट ऑप्शन है, आप फिजिक्स को आराम से सीख सकते हो। उसके बाद जब टाइम क्रॉस करेगा, तो जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा, तो आप एक्सक्यूजेस सिर्फ देते रह जाओगे कि आपसे नहीं हो पाया। तो अभी आपके पास लास्ट ऑप्शन है, और अगर अभी आपने मेहनत कर लिया फिजिक्स के ऊपर, तो फिजिक्स मेहनत मांगता है, तभी ये रिजल्ट देता है। आई थिंक कि ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट मेरा भी एक समय होता था जब मैं 11, 12 में था। क्यों मेरे को टफ लगता था? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते थे। पर मैंने क्या किया था, इतना फियर था कि मैंने 2 टीचर मतलब फॉलो कर रहे थे उस वक्त। तो ये सारा चीज सही नहीं होता है, आपको फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, तभी आपका फिजिक्स आएगा। और पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझो, फिर क्वेश्चन करो। तो क्लास 9th का जिसका लास्ट है, उसका तो एक मोटिव होना चाहिए कि आप क्या करो, लेक्चर को आराम से 1.5x पे देखो और पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है। क्लास 8 में आप नॉर्मल करके लेक्चर को देखो, आराम से समझो। जो क्लास 8 से 9 आएंगे इस ईयर के लिए, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले फिजिक्स को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर हम अब तुमसे पूछते हैं कि ये जो चैप्टर हमारा है मोशन, ठीक है, ये पहले से थोड़ा लिखा हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको टेलीग्राम पे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स इसका डाल दूंगा, और अगर आप ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की हो तो मैं वहाँ पे ग्रुप में डालता हूँ नोट्स को। तो अगर हम बात करते हैं कि सर ये लिख के क्यों है पहले से, क्योंकि हम लोग के पास कंटेंट, ये चैनल का सेम मोटिव है कि अभी जिस तरह का सिचुएशन है उसके हिसाब से कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करना है। 9th का एग्जाम आ रहा है, और साथ साथ के साथ कि हम लोग एनसीईआरटी के लाइन को, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको रीड करने के बजाय हम लोग उसको लिखेंगे, हम अपने हाथ से लिख के रखते हैं, ताकि मैं उसको आपको इजी भाषा में समझा सकूं। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको भी समझाना होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना रहता है, और क्वेश्चन पे ध्यान करो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम तुमसे चैप्टर का नाम पूछते हैं, चैप्टर 7 मोशन जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग मोशन है क्या, सबसे पहले तो मोशन है क्या, अगर हम मोशन को डिफाइन करते हैं, तो जैसे कि अगर हम देखो, मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे आया, तो मैंने क्या किया कि अपने प्लेस को चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या है कि 2 सिचुएशन थे। एक सिचुएशन क्या थे कि हम आराम से अपने बॉडी को रेस्ट किए हुए थे और यहाँ पे खड़े थे, तो ये एक रेस्ट का पोजीशन है। पर मैंने जब मूवमेंट किया टाइम के हिसाब से, तो हमारा बॉडी मोशन किया। तो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं कि इस स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं मैकेनिक्स। देखो, मैकेनिक्स एक स्टडीज है। जब हम बात करते हैं मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स जब तुम 11th में जाओगे तो शब्द यूज होगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डील करता है मोशन से, मोशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विथ कॉज, ठीक है। एक तुम्हारे पास है काइनेमेटिक्स, एक है तुम्हारे पास मैकेनिक्स। दिस आर द 2 टर्म्स जो तेरे को समझना होगा। देखो, तो काफी लोग बोलते हैं सर आप क्लास में जिस तरह से ऑफलाइन में हंस के पढ़ाते हो, या फिर थोड़ा सा किडिंग करते हो, आप थोड़ा लेक्चर में भी रिलैक्स होके करो। हाँ, आई विल ट्राई। पर देखो, कैमरा के सामने होता है, पर कैमरा के सामने कंटेंट को भी कम समराइज करके रखना होता है, क्योंकि सबके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो ज्यादा टाइम दे। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। हम लोग आराम से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। देखो, सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि सर मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स आर 2 टर्म्स। मैकेनिक्स डील विद द मोशन, जहां पे क्या होता है, बिना
कारण के चीजों को पढ़ते हैं या फिर कारण के पढ़ते हैं? जल्दी से बताओ। यहाँ पे हम कॉज के साथ पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम कॉज पढ़ते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स का, तो काइनेमेटिक्स में हमारे पास जो होते हैं, जो काइनेमेटिक्स में हम अगर हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में हमें क्या याद रखना है, काइनेमेटिक्स में हम लोग डील करते हैं विद द मोशन, डील विद द मोशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन। हम लोग बिना कारण के उसको हम लोग क्या है आराम से पढ़ते हैं। तो यही हमारा क्या है, दो टर्म मैंने क्या बोला, एक तो मैंने बोला मैकेनिक्स, दूसरा मैंने बोला काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स पढ़ते हैं कारण से, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं कि इसका मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है भी हमको जानना होगा। पर काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या है कि हम लोग क्या है, जैसे आप 11th में जाओगे तो आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, v इक्वल टू, जैसे कि एक अच्छा सा आपको इक्वेशन दे रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं नहीं बोल रहा, 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। आपको बोलेगा इसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी निकालने के लिए, तो इस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखते हैं जो 11th का पार्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें बिना कारण का हम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी निकाल रहे हैं, कोई कारण तो है ही नहीं, तो ये हमारा टर्म यहाँ पे नहीं यूज होगा क्लास 9th के लेवल पे। बस आपको दो चीज मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स को समझना है कि मैकेनिक्स में हम लोग कारण का पढ़ते हैं और हम लोग काइनेमेटिक्स में बिना कारण का मोशन को पढ़ते हैं। अब उसके बाद मोशन हमारा क्या है, मोशन एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल का पार्ट का मतलब होता है कि ऐसा पार्ट, इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंटीग्रल पार्ट मतलब कि ये एक तरह से यूनिवर्सल है कि मोशन होगा ही। जैसे अभी हम रूम में हैं, ठीक है, आप भी रूम में होगे तो आपको लग रहा होगा कि आप रेस्ट में हो, आपको लग रहा होगा रेस्ट में, पर अगर आप एज ए अर्थ देखते हो तो अर्थ क्या रोटेशन रिवोल्यूशन तो करते रहता है, तो आप तो इस हिसाब से तो मोशन में हो, ठीक है। तो एक इंटीग्रल पार्ट है, एवरी बॉडी अराउंड अस इन मोशन। तो दूसरा पॉइंट कहना है एनसीईआरटी का कि सारा चीज लगभग मोशन में है, फ्रॉम टाइनेस्ट बाय इलेक्ट्रॉन टाइनेस्ट इलेक्ट्रॉन, जो छोटा सा इलेक्ट्रॉन भी है वो भी मोशन में, वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जैसे ये हमारे पास मान लो कि कोई एटम है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एटम है, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करता है, अंदर में। जैसे इस पेन का भी तो कोई अगर एक एटम को निकालता है तो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, वो भी अपना ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं सोचो कि इस पेन का एक पार्टिकल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तुम सोचो कि एनसीईआरटी कितना डीप लाइन लिखता है, कितना केमिस्ट्री वाले टर्म को भी फिजिक्स से रिलेट करता है, ठीक है। देखो तो हमारे पास बोल रहा है कि अराउंड द न्यूक्लियस वो मूव कर रहा होगा। उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ऑफ द मोशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी मोशन करता है। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट, एक नया तुम्हारे पास पॉइंट होता है जिसको हम लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है, जैसे कि हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर के बाद तुम्हारा स्कूल है, तो मैंने क्या किया, तुम्हारे घर को एक ओरिजिन बताया और एक रेफरेंस पॉइंट बताया। उसके बाद मैंने बताया कि अच्छा तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर आगे चलोगे तो तुम्हारा स्कूल आ जाएगा। तो एक मैंने क्या, लोकेशन को बताने के लिए एक मैंने ओरिजिन बताया, एक रेफरेंस पॉइंट का यूज किया, दैट मीन्स कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताया। इट इज फिक्स पॉइंट, ये क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हम मोशन के ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकें। फिर हमारे पास पॉइंट आता है सर बॉडी, दो टर्म होते हैं, मोशन होते हैं, रेस्ट होते हैं। तो कोई भी बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, अभी हम इसको ऐसे पकड़े हुए हैं तो ये हमारा क्या है, रेस्ट में, पर हम इससे लिख रहे हैं तो ये क्या है, हमारा मोशन पे, टाइम के हिसाब से जगह को चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम खड़ा है, ठीक है, तो अभी अब हम थोड़ा कैमरा के सामने आए तो हम क्या है, समय के हिसाब से अपने पैर को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद हम अपने पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं, तो आई एम इन मोशन। पर जब हम यही खड़ा होकर बोल रहे हैं तो अभी हम रेस्ट में, पर हम बोल तो रहे हैं, ठीक है। तो दो टर्म होता है, एक टर्म हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना, एक टर्म हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना, एक है हमारे पास मोशन, एक है हमारे पास रेस्ट। तो हमारे पास पॉइंट ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजीशन विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। कि अगर ऑब्जेक्ट अपना जगह बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो वो मोशन में। रेस्ट का अगर टर्म का बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। रेस्ट का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्वर के हिसाब से नहीं बदल रहा है, ठीक है। मतलब कि सीधा से समझना है कि जैसे हम एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मेरे को मान लो कि सामने में तू मेरे को देख रहा है, ठीक है, तो मैं यहीं पे खड़ा हूं, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैं मोशन में था, तभी तो मैं आगे बढ़ा, पर मैं यहीं पे हूं तो तुमको ऑब्जर्वर अगर मैंने मान लिया तो मैं, तुम देख रहा है कि मैं रेस्ट में हूं और रेस्ट में ही रह के मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो ये तुमको समझना होगा कि सर रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। ए बॉडी इज सेड टू बी, इसका दूसरा डेफिनेशन भी तुम लिख सकते हो,
A body is said to be rest if does not change its position with respect to reference point। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, अगर बॉडी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट मतलब कि मान लो कि अभी मैं इस पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मान लूं और इसके हिसाब से मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं अपनी जगह को, तो क्या है, मैं रेस्ट में हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट तुमको समझना होगा। तो मोशन और रेस्ट के पॉइंट को तुम एक बार देख लो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जो तुमको समझना होगा, ध्यान से समझो कि हमारे पास बोला है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो क्या है, एक बोल सकते हो रिलेटिव टर्म्स है। क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स है। सर ये रिलेटिव टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम बोलेंगे तुम और हम एक रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना कि आपस में मिले हुए अगर मैं लेक्चर नहीं डालूंगा तो अगर एक सपोज कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ते हो और ऐसे भी पढ़ते हो, ऑब्वियसली पढ़ते ही हो, तो मान लो कि मैं फिजिक्स तुमको क्लास में खराब पढ़ाता हूँ, तो 99% ऐसा होगा कि तुम्हारा फिजिक्स कमजोर होगा। दैट डिपेंड ऑन टीचर। ठीक है, तो कोई भी बच्चा का जो मतलब सब्जेक्ट होता है वो 99% टीचर पे भी डिपेंड करता है वो कैसे कोऑपरेट कर रहा है। जैसे कि अभी मेरे को 3 मंथ में मैंने बायोलॉजी कंप्लीट करा है, लगभग सारे का नोट्स बना हुआ है, सारा जो भी मैंने सेक्शन में करवाया। ठीक है, तो एक एटीट्यूड होता है टीचर के पास भी, अच्छा इसको करवाना है, अच्छी तरीके से करवाना है, और वो एटीट्यूड कहाँ से आता है, बच्चा के इफर्ट को देख के। तो हम लोग भी उतनी हार्डवर्क, अगर बच्चा 50 दे रहा है तो टीचर 100% देना चाहिए, ये टीचर का काम होता है। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है कि अभी ये कुछ स्लाइड जो लिखा हुआ है वो मैं जब हॉस्टलर के बच्चे को कराता हूँ तो उस वक्त इस स्लाइड को प्रिपरेशन कराता हूँ, सोचता हूँ कि क्यों ना मैं इसी स्लाइड को डिटेल में आप लोग के सामने भी रखूँ। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि एक कमेंट जब आता है तो एक पॉजिटिव डोपामिन ब्रेन में निकालता है कि हाँ हार्डवर्क करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक रिलेटिव टर्म्स है। व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव टर्म्स? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टर्म्स कैसे है? ठीक है, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉडी कैन बी रेस्ट और मोशन एट द सेम टाइम, रेफरेंस पॉइंट एज कंपेयर से करो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करो कैसे, ये हम मैंने इंग्लिश वाली हिंदी लिख दी है। ए बॉडी कैन रेस्ट और मोशन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। जैसे कि अभी हम तुमसे पूछ रहे हैं, मान लो कि तुम और हम क्या है, एक बस पे आराम से साथ में बैठ के जा रहे हैं, और हुआ क्या कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुम भी हमसे बात किया, हम भी तुमसे बात किए। ठीक है, और ऊपर से क्या हुआ कि एक हम लोग के क्या है कि मान लेते हैं एक बदमाश बच्चा बाहर से देख रहा है, अच्छा सर तो जा रहे हैं, सर तो जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या देखा कि जाते हुए देखा और वो मोशन में देखा, फिर बाद में तो देख नहीं पाया, पर हम लोग क्या है साथ में बैठे हुए आराम से बात कर रहे हैं, तो वी आर इन ए रेस्ट। बट वो क्या है, ऑब्जर्वर जो मेरे को देखा था, वो बदमाश बच्चा, वो देखा कि सर गए और निकल गए तुरंत बस से, तो वो हमको एक मोशन में देखा। तो एक समय हम दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग क्या है, हम लोग रेस्ट में है, क्योंकि हम लोग एक ही बस पे बैठे हुए थे, पर बस तो मोशन में था। पर ऑब्जर्वर जो बस के बाहर से देख रहा था, उसे लगा क्या कि हम लोग किस पोजीशन में, हम लोग मोशन में, जो रियलिटी क्या था कि हम लोग मोशन में ही थे। ठीक है, पर देखो यही हम बोल रहे हैं कि एक समय में हम लोग रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। यही टर्म हमारा क्या बताता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं, जो तेरे को समझना है, आप ध्यान से समझो। अब उसके बाद रिलेटिव टर्म्स मतलब कि एक समय में दोनों चीज हो सकते हैं और ये आपस में मिले जुले टर्म्स है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से समझो क्या बता रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल में हमारे पास एग्जांपल है मोशन ऑफ एयर। ठीक है, मोशन ऑफ एयर का अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि इस रूम में पूरा एकदम 4-5 पंखा चला दो। ठीक है, 4-5 पंखा चला दो, मान लो कि हम भी उड़ने लगे। ठीक है, हम उड़ने लगे, या फिर मान लो मेरा बाल उड़ रहा है, तो मेरा बाल उड़ रहा है, दैट मीन्स कि व्हाट यू कैन इमेजिन फ्रॉम माई मूवमेंट ऑफ माई हेयर। ठीक है, कहीं ना कहीं सोचोगे कि इस रूम में ज्यादा हवा चल रहा है। ठीक है, जैसे पत्ता हिल रहा है तुम्हारे आसपास में, तो तुम क्या सोचोगे कि कोई और हिला रहा है क्या? नहीं, प्लांट में ऐसा कोई मूवमेंट तो नहीं होता है। कहीं ना कहीं तुम देख रहे होगे कि वो क्या हवा चल रहा है तभी वो हिल रहा है। धूल उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा होगा? कहीं ना कहीं धूल को मोशन कौन करवाया? एयर ने करवाया। तो ये सारा चीज कैसे हो रहा है? मोशन ऑफ एयर ऑब्जर्व बाय द मूवमेंट ऑफ डस्ट। ठीक है, डस्ट का मूवमेंट होना, एंड द मूवमेंट ऑफ पत्ता, पत्ता मतलब कि लीव्स, और ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो ये सारा चीज क्या है, हम लोग को बताया जा रहा है कि ये सारे मोशन ही है, और ये मोशन किसके मदद से हो रहा है? मूवमेंट ऑफ एयर के मदद से। और ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो मूवमेंट एयर जो जिसमें मूवमेंट करवा रहा है उसमें हम देख के पता कर पा रहे हैं। जैसे कि सनसेट और सनराइज बताओ, एनसीईआरटी फिर बोलता है कि चेंजिंग सीजन
चेंजिंग सीजन और सनसेट भी क्या होता है, मोशन के कारण होता है। अरे भाई मोशन के कारण ही तो होता है। तुम सोचो कि रोटेशन और रिवोल्यूशन जो होता है, तुम्हारे रोटेशन और रिवोल्यूशन जो होता है वो कहीं ना कहीं तुमको पता है ना कि रोटेशन रिवोल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, ठीक है। जो सन क्या होता है, सन के चारों ओर रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है ना। तो रिवोल्यूशन मतलब 365 डेज 5 आवर्स करके कुछ होता है ना, 5 आवर्स 20 मिनट्स करके ना, तो वो तेरे को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। उसके बाद एक होते हैं हमारे पास रोटेशन। रोटेशन मतलब कि अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में करता है। तो रिवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होते हैं, रोटेशंस के कारण डे और नाइट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अर्थ मोशन कर रहा है, तभी तो ये सारा चीज हो पा रहा है। अब हमारे पास पॉइंट है कि चेंजिंग सीजन अकर थ्रू रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जो मैंने लिखा है ऑफ द अर्थ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, मैंने इसको लिख दिया है। हैंस इट इज एग्जांपल ऑफ मोशन। ये भी क्या एग्जांपल है, किस चीज का, मोशन का एग्जांपल है। अब उसके बाद एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर पर्सन और स्टेशनरी फॉर सम अदर, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो कि तुम बस पे क्या गया और आराम से अपने बैग को रखा, तुम भी बैठ गया, फिर से वही एग्जांपल। और बाहर से कोई तुमको देख रहा है तो उसको लग रहा है तुम तो भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? कि बस भाग रहा है इसीलिए तुम भी भाग रहे हो। तो सीधा सा बात है कि एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में लग सकता है, किसी के लिए रेस्ट में लग सकता है। जो तुम्हारे बगल में बैठा होगा या बैठी होगी उसको लग रहा होगा कि तुम्हारा बैग भी रेस्ट में, ठीक है। तो ये तुमको समझना होगा। तो एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में हो सकता है। जैसे कि पैसेंजर जो है वो मूव कर रहा है एक पर्सन के लिए, वो क्या होगा, स्टेशन फॉर सम अदर। तो पैसेंजर्स आर मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। पैसेंजर्स क्या है, जैसे कि मान लो कि तुम बस पे बैठे हो, तो वही एग्जांपल है कि एक पर्सन के लिए तुम मूविंग पे हो, एक पर्सन के लिए रेस्ट में हो। द पैसेंजर्स इन मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। अब तुम जा रहे हो, तुम मूव कर रहे हो, तुम्हारा बस मूव कर रहा है, तुम कह रहे हो ट्री पीछे जा रहा है, भाई हम बैठे हुए ट्री पीछे जा रहा है, मतलब कुछ भी। अब देखो आगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, पैसेंजर इनसाइड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर। फेलो पैसेंजर मतलब कि या तो फेलो पैसेंजर को देखी या देखा, तो वो बोल रही है हम साथ साथ है, डेट मीन्स कि हम साथ साथ बैठे हुए और आराम से बात कर रहे हैं, गाड़ी खुद चल रहा है, मतलब कि हम रेस्ट में। गजब का लॉजिक है। तो मतलब कि तुम रेस्ट में हो तो गाड़ी चल रहा है, मतलब कि तुम रेस्ट में नहीं। पर वही है कि बाहर का पैसेंजर तुम्हें देखेगा तो बोलेगा तुम मोशन में हो, पर आपस में हम लोग बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं आराम से हम लोग रेस्ट में हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बोल सकते हो कि सिचुएशन के हिसाब से हमारा रेस्ट और मोशन अलग डिफाइन हो रहा है, पर रियलिटी कुछ और होता है। टाइप्स ऑफ मोशन अकर इन डेली लाइफ। क्या क्या मोशंस जो तुम देखते हो डेली लाइफ में? सबसे पहला, बहुत सारे मोशंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, मान लो कि हम मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। अब उसके बाद हम हाथ को हिला के मूव कर रहे हैं और ये आगे पीछे मतलब घूम भी रहे हैं, ठीक है, घूम भी रहे हैं, उसके बाद चल भी रहा है, मतलब शक्तिमान टाइप का। दैट मीन्स कि घूम भी रहा है, चल भी रहा है, शक्तिमान टाइप का। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मोशन है। कॉम्प्लेक्स मोशन है तो तुम देख पा रहे होगे कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, टेक इन ए सर्कुलर पाथ। सब में रोटेट, अदर में वाइब्रेट। अब कुछ क्या है, रोटेट कर रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है। जैसे कि मान लो कि इसको हम मूव कर रहे हैं, ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, उसका देखो ये स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है और मूव करके वाइब्रेट करके यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं और आगे और अच्छा से 11-12 में पढ़ेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, अभी तुम वीडियो को तुरंत पॉज करो और एक्टिविटी 7.1 को पढ़ो, और एक्टिविटी 7.1 पढ़ के तुम तुरंत वीडियो को ऑन करो, ठीक है। देखो, तो यहाँ से अब हम लोग बात करते हैं वॉल्स ऑफ क्लासरूम के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखो, हमारे पास एक्टिविटी 7.1 है जो तुमको समझना है। वॉल्स ऑफ क्लासरूम का अगर हम बात करते हैं, जो तुम्हारा एक्टिविटी में बताया गया है कि आर इन मोशन और रेस्ट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो वॉल्स होते हैं क्लासरूम के, जैसे कि तुम जो रूम में बैठे हुए हो, वो जो हम आपको तुम लोग को भी लग रहा होगा कि रेस्ट में, तो वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तुम किस नजरिए से उसको देख रहे हो। जैसे कि आपके पास बोला है फ्रॉम विद इन द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ। जब तुम अर्थ से आउटसाइड देखोगे, ठीक है, तो उस वक्त तुमको क्या दिखेगा, और जब तुम अपने रूम से देख रहे हो तो क्या दिखेगा। रूम से ऑब्जर्व कर रहे हो तो वॉल्स रेस्ट में, बिकॉज दे डू नॉट, यहाँ पे देखो नोट लिखा हुआ है, चेंजेस द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो ओवर टाइम के हिसाब से क्या वो कोई बदलाव आ रहा है, क्या तुम्हारा वॉल्स घूमने जा रहा है, क्या तुम्हारा घर कभी घूमने जा रहा है? नहीं, तुम्हारा वॉल्स, तुम्हारा घर एक ही जगह पे टिका हुआ है, तो वो कभी भी एक तरह से बदल नहीं रहा है। इसीलिए जब हम घर के अंदर हैं, दैट मीन्स कि जब हम क्लासरूम में, तो हम बोलेंगे कि जो मेरा क्लासरूम है वो क्या है, रेस्ट में। पर अगर हम आउटसाइड द अर्थ देखते हैं तो जो वॉल्स है हमारा मोशन कर रहा है, बिकॉज अर्थ भी मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है तो हम सब मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक्टिविटी 7.2, तुम अभी तुरंत वीडियो को पॉज करो, फिर से पढ़ो। एक्टिविटी 7.2 में बताया कि ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग
appears to move while it is rest, मतलब कभी कभार तुम देखते होगे कि गाड़ी तुम्हारे स्टेशन पे रुका है पर तुमको लगता है कि अच्छा मेरा गाड़ी स्टार्ट हुआ, पर स्टार्ट हुआ था बगल वाला ट्रेन, पर तेरे को लगा कि तुम्हारा ट्रेन स्टार्ट हुआ है। तो ये भी क्या है, एक हेलुसिनेशन लगता है। क्यों लगता है अब हम लोग देखते हैं। ये एक रिलेटिव मोशन होता है। जब अनदर ट्रेन पासेस बाय योर साइड इट कैन सीन लाइक योर ट्रेन इज मूविंग। जब कोई ट्रेन इस ट्रेन के आगे जब मान लेते हैं कि ये दूसरा ट्रेन इस ट्रेन के साथ मूव करता है तो मेरे को लगता है कि अरे मेरा ट्रेन स्टार्ट हो गया है। पर ये क्यों लगता है, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन है। कभी बिकॉज योर ब्रेन परसीव मोशन रिलेटिव टू अदर ट्रेन, तुम्हारा जो ब्रेन है वो किस तरह से मोशन को देखता है दूसरे ट्रेन के अकॉर्डिंग। तुम्हारे मोशन जो है ब्रेन परसीव करता है और इंटरप्रेट करता है, और तुमको कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि ये वाला जो ट्रेन स्टार्ट हुआ है इसके कारण से लगता है कि तुम्हारा ट्रेन स्टार्ट हुआ है, पर रियलिटी में ये वाला ट्रेन स्टार्ट हुआ होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट है विजुअल रेफरेंस पॉइंट। व्हेन यू आर इनसाइड द ट्रेन you often use object outside the train like the other train, so its adjacent train start to move, it can make seem like your eye moving। तो कहीं ना कहीं विजुअल रेफरेंस पॉइंट दैट मीन्स कि तुम्हारे आई के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा आई और तुम्हारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट किया। एकाएक तुमको लगा कि तुम्हारे बगल वाला ट्रेन स्टार्ट हुआ था पर रियलिटी कुछ और था। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है डिस्क्राइबिंग मोशन करके 7.1 का टॉपिक होगा। तुम देख लेना, एनसीईआरटी खोल के बैठो क्योंकि हम लोग प्योर एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के थ्योरी को कवर कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम दैट द स्कूल इन द विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। वी स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। और डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं, जो मैंने बता चुका हूँ। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सीधा से समझना, जिसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। डायरेक्शन फिक्स हो गया दैट मीन्स कि एकदम देसी भाषा में समझना है तो जो क्या है, एकदम अभी शादी जिसका हो गया ना, मैरिज हो गया है, तो अभी हम वन एक ही जगह डायरेक्शन है, नजर है, ठीक है। तो और जिसका मान लो कि अनमैरिड है तो वो वेक्टर क्वांटिटी जैसा है, दैट मीन्स कि एक स्केलर क्वांटिटी के जैसा डायरेक्शन लेस है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जिसका डायरेक्शन है, दैट मीन्स कि जिसका शादी हो गया, ऐसे करके याद रखना है। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स कि जिसका क्या बोल सकते हो कि हमारा क्या है, डायरेक्शन लेस है, ठीक है। बैचलर लोग दैट मीन्स कि आप सीधा से समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। सर वैल्यू क्या होता है, 5 वैल्यू है, 5 मीटर लगा दिए तो ये क्या है, हमारा वैल्यू है। अगर हम बोलते हैं कि 5 किलोमीटर इन नॉर्थ, ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्शन है। नॉर्थ हमारा क्या डायरेक्शन है, 5 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और दोज क्वांटिटी जिसके पास जो डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि तुम लोग और अभी हम लोग जो क्या है, अनमैरिड है, दैट मीन्स कि दे डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर उधर भी हो जाता है डायरेक्शन, तो उसको तुम डाइवर्ट होके बचो, डिस्ट्रैक्ट होके बचो, और ट्राई करो कि अभी तुम स्केलर हो पर स्केलर में भी डिसिप्लिन वेक्टर वाला लाओ, एक डायरेक्शन रखो अपने लाइफ में, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, मास, ये सारा क्या है, जैसे कि स्पीड। अभी तुमसे पूछ रहे हैं 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तो तुम लोग क्या नॉर्थ 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर साउथ नहीं, स्पीड है भाई, स्पीड है। तुम गाड़ी चला रहे थे 5 किलोमीटर पर आवर से, तो एक स्पीड है। पर अगर हम बात करते हैं कि तुम वेलोसिटी, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं टाइम हो गया, मास हो गया। टाइम अगर तुमसे पूछे 5 बजा, तो तुम क्या बोलोगे कि किस डायरेक्शन में 5 बजा, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास वॉल्यूम 5 लीटर, तो किस डायरेक्शन में लीटर है, नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। मास 5 kg, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें हम डायरेक्शन को यूज नहीं करते उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी में हमारे पास क्या होते हैं, वेलोसिटी और स्पीड, दीज आर द टू साइमल्टेनियसली टर्म्स। स्पीड में हमारा डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में हमारे पास बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन या वेस्ट या ईस्ट, वहां पे डायरेक्शन मेंशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा पैरेलल होता है डिस्टेंस के, जो तुम लोग पढ़ोगे, तो डिस्टेंस डायरेक्शन लेस होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होता है। उसके बाद वजन, ठीक है, फ्रिक्शन, ये सारा हमारा क्या डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर डिस्टेंस क्या होता है, कब हम बोलेंगे कि डिस्टेंस हुआ है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि सर कब बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ है जो तुम ट्रेवल करते हो वेयर इट स्टार्ट मूविंग। जैसे कि सीधा से समझो कि तुम स्कूल जाने के लिए निकले, ठीक है,
और तुम घर से घूम के आ रहे हो, ठीक है। तुमको दो रास्ता पता है, एक मान लो कि 5 बजे से एक स्ट्रेट लाइन का रास्ता खुलता है जहाँ पे तुम अपने रूम का गेट खोलते हो, फिर 4 गेट खोलते हो और स्कूल का गेट पे पहुंच जाते हो, ठीक है। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ पे है। पर मान लो कि तुम 5 बजे के बाद वो गेट मान लो बंद हो जाता है, 6 बजे वो बंद हो जाता है। अब तुम्हारा स्कूल डिले हो गया तो तुम 6 बजे घर से निकलोगे। अब 6 बजे घर से निकलोगे तो तुमको रोड का रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। मस्त तुम साइकिल निकाले या फिर पैदल दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी जाने लगे, और फिर तुम टेढ़ा मेढ़ा जाके तुम स्कूल में घुसे। जो तुम टेढ़ा मेढ़ा जाके जो तुम स्कूल में घुसे, दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस। पर ये वाला रास्ता जो बंद हो गया था, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन जो रास्ता था, दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथवे दैट यू आर फॉलो इन अ 5 AM या PM। वो बस समझाने के लिए 5 AM और PM है, और रास्ता बंद भी 5 AM समझाने के लिए। सीधा सा समझना कि जैसे कि हम सीधा से समझते हैं, एक गेट सीधा जा रहा है, एक गेट तिरछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल पाथवे जो तुमने फॉलो किया। पर एक पाथवे जो तुम कब फॉलो करते हो, जब तुमको स्ट्रेट लाइन, जब तुमको शॉर्टेस्ट पाथवे पता है, उस पाथवे से चले जाते हो, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथवे इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड द लॉन्गेस्ट पाथवे द एक्चुअल पाथवे दैट यू आर टेकन, दैट इज द डिस्टेंस। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। तो सीधा सा समझना, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। रिप्रेजेंट इसको हम क्या किससे करते हैं, एस से करते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट हम एस से ही करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म है जो तुमको समझना होगा, जो हमने करके बताया है, जो अभी मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास बोला है ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है। कैसे आया सर? सबसे पहले हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब उसके बाद हमको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस का होता है, मीटर होता है। और यहाँ पे कैसे मीटर होता है, अब इसी को हमको समझना है। ध्यान से देखो, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीडर और टाइम का सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड ही ले लेते हैं, तो कट के क्या आ गया, मीटर आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको याद रहेगा, पर मैंने लॉजिकली भी बताया कि कैसे मीटर आया। स्पीड का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, टाइम पर सेकंड, सेकंड कटा तो यूनिट क्या आ गया, मीटर। तो स्पीड यहाँ पे तुम्हारा जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, और यहाँ पे भी क्या है, मीटर है, ठीक है। तो ये मैंने बताया एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि डिस्टेंस क्या है, नेवर भी नेगेटिव और जीरो। जो डिस्टेंस है कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, पर डिस्टेंस जो आपका है कभी भी क्या नेगेटिव जीरो कैसे हो सकता है। मान लो कि तुम अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, पर मैं ये थोड़ा ना बोला कि एक पॉइंट से जब मैंने गया दूसरे पॉइंट पे। फिजिक्स का रूल है कि जब तुम जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस पॉइंट पे फिर से आ जाओ, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब क्या कि आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जब तुम इनर्शियल पॉइंट पे थे और जब फाइनल पॉइंट से जाते हुए फिर इनर्शियल पे आ गए, तो उस पॉइंट पे जीरो हो गया। जैसे हम सर्कुलर ट्रैक पे मान लो कि मूव कर रहे हैं, जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे मैं आ गया, तो फिर से क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि इजी भाषा में मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन बट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। जैसे कि अभी मैं सोच लो कि मैं अभी सीधा खड़ा हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास स्ट्रेट आ रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट आया तो ये क्या, मैंने डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ट्रेवल किया। पर इस केस में स्ट्रेट लाइन के पाथवे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। पर मैं ये कभी नहीं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस हमारा छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से, नहीं। जब मैं पीछे जाऊंगा तो उस केस में क्या होगा कि एक समय जब मैं जहां से स्टार्ट किया वहीं पे मैं आ जाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। पर मैं अगर मैं मिडिल में खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव में हमारा क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा 20 से लेके ओरिजिन से हम लोग मेजर करेंगे। उसको एग्जांपल से अभी समझते हैं, थोड़ा सा पेशेंस को रखो। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि क्या क्या पॉइंट है जिसको हम लोग अभी समझते हैं। ध्यान से देखो, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ पॉइंट से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो कि ए पॉइंट से तुमने चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक चला, ठीक है, यहां से यहां तक तुम्हारे पास 10 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद तुमने क्या किया कि यहां से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर ट्रेवल किया। उसके बाद तुम मान लो कि तुरंत मूव कर लिया। मूव करने के बाद यहाँ पे भी 10 मीटर तुमने चला। तो जब तुम इसी पॉइंट पे आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो बोलेंगे वो जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि तुम इस पॉइंट पे थे, ठीक है, मान लो कि तुम इस पॉइंट पे थे, तो यहाँ पे मान लो कि अगर 5 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर है, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक चला जब तुम, तो 15 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ इस पॉइंट पे था, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट की दूरी कितनी है, क्योंकि ये तो तुमने फिर से टेबल कर लिया इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक की दूरी है तुम्हारे पास 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर इधर है तो 5 मीटर भी इधर ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया। इस तरह से सर्कुलर ट्रैक है, तो जब तुम सर्कुलर ट्रैक को जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। सर कुछ डिस्टेंस होगा क्या, होगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, क्या होगा, सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। सरकमफेरेंस कितना होता है सर, 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, जो तुमको समझना है। तो अगर इसमें कुछ भी यूनिट नहीं दिया हुआ है तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, आगे देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है, कुछ और भी पॉइंट है जिसको अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहला देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देख रहे थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ और 6.7 पॉइंट, डिस्टेंस टेबल इज 2 पॉइंट इज नॉट यूनिक पाथ, एक यूनिक पाथ नहीं होता। क्यों नहीं होता, मान लो कि तुम्हारा जो एक रास्ता है, जो तुम जिस रास्ते से स्कूल तुम हर बार जाते हो, तुम्हारा घर का रास्ता और तुम जैसे स्कूल जाते हो, वो एक नॉट यूनिक पाथ है। पर अगर तुमने सोचा कि आज मैं एक शॉर्टेस्ट पाथवे को ट्रेवल करूंगा जो इनर्शियल से फाइनल पॉइंट के बीच में होगा, डेट मीन्स की एक ऐसा रास्ता जो एकदम स्ट्रेट लाइन हो और वो एक शॉर्टेस्ट पाथवे हो। जैसे कि एक रास्ता जो तुम ट्रेवल ये कुछ इस तरह से करते हो, इस तरह से जाते हो, ठीक है, पर एक शॉर्टेस्ट रास्ता भी तुमने डिसाइड किया, और वो रास्ता जो तुम्हारे लिए एकदम शॉर्टेस्ट रास्ता है, तो वो एक तरह से एक यूनिक पाथ भी होगा। इसलिए इस पॉइंट को भी तुम लिख सकते हो कि आपके पास जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका यूनिक पाथ होता है ट्रेवल करने का 2 पॉइंट के बीच का। इट गिव फुल इंफॉर्मेशन, ये एक पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि तुमने स्टार्टिंग मोशन कहाँ से कहाँ भी गया, ठीक है, स्कूल के बहाने निकले थे पर कहाँ कहाँ घूम लिए, ठीक है, तो तुम समझ रहे हो ना वो बात को। तो वही बोल रहा है कि ये एक पूरा इंफॉर्मेशन देता है, जब डिस्टेंस कहाँ कहाँ गए थे तो तुम पूरी डिटेल में बताओगे, पहले यहाँ गए वहां गए फिर उसके बाद स्कूल गए, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं, डज नॉट गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज होगा क्या, नहीं, हमेशा क्या होता है, तुम जितना चलोगे उतना रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। फॉर ए मूविंग बॉडी इट्स नेवर बी 0, पर यहीं पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है टाइम के साथ और मूविंग बॉडी कैन बी 0। कैसे, अभी तुरंत मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि केस ऑफ 0 डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब तुम्हारे पास क्या होता है कि जब बॉडी रिटर्न करता है इनर्शियल पॉइंट पे जहां से मोशन स्टार्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिस्प्लेसमेंट, बट इट हैव ए डिस्टेंस, पर क्या होगा, डिस्टेंस तो होता है, डिस्टेंस तो होता ही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे 0 हो गया, पर डिस्टेंस 2 पाई आर है जो तुमको समझना था। यहाँ पे भी देखो ये 20 मीटर का था, यहाँ तक चला तो ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, पर यहाँ से जो मूव करने लगा, मान लो यहाँ पे है तो ये मान लो 10 है, तो यहाँ पे कितना हुआ 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 20 मीटर, है ना, क्योंकि ये तो 10 मीटर का है ना, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो गया। तो तुम समझ जाओ, इतना बहुत सारे एग्जांपल अभी हम लोग बात करेंगे। देखो एक एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 में एक न्यूमेरिकल है, इसको करने से पहले ये करो, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल को करो। हाँ, ये न्यूमेरिकल क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, डिस्टेंस कैन इट हैव ए 0 डिस्प्लेसमेंट इफ यू सपोर्ट, यस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इसका 0 थ्रू ए डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सपोर्ट करो आंसर से, तो तुमको यही आंसर लिखना है कि जब ये इनर्शियल पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था वो फिर से वही पॉइंट पे आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, पर डिस्टेंस कुछ होगा। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0, ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए कि इट कैन नॉट बी 0, तो गलत है, 0 हो सकता है, ठीक है। इट मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, फॉल्स, तो नॉन ऑफ दिस इज ट्रू, तो दोनों क्या है, गलत है हमारे पास। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले यस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस इट हैव ए 0 डिस्प्लेसमेंट, व्हेन अ पर्सन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ये सर्कल को कंप्लीट कर दिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, पर तुम देख रहे हो डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। सेकेंड, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसका हमारे पास क्या है कि दोनों गलत है, कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 नहीं हो सकता है। दूसरा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से, पर यहाँ पे दूसरा हमें बता रहा है कि बड़ा भी हो सकता है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, जो आपको ये वाला सॉल्व करना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या इसमें बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। तो एक मान लो कि आपके पास क्या है, स्क्वायर साइड है जिसका फार्मर मूव किया है और ये बाउंड्री 10 मीटर का, कितना मीटर का, 10 मीटर का। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो सबसे पहले आपके पास टाइम दे दिया है 2 मिनट
20 सेकेंड। आप ये करो कि इसको पहले आप कन्वर्ट कर लो, किस चीज में कन्वर्ट कर लो, सेकेंड में। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड दैट मीन्स कि 60 इंटू 2 प्लस 20 दैट मीन्स कि कितना हो गया, 140 सेकेंड हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 140 सेकेंड हो गया। अब उसके बाद बोला व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर, जब ये इतना सेकेंड चला। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का बताना है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। तो आपको पता होना चाहिए कि एक राउंड लगाने में कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड। 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा, नंबर ऑफ राउंड, कितना राउंड लगाएगा, है ना, सॉरी 10 राउंड नहीं लगाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, 70 और ये हो जाएगा 3.5 राउंड। तो तुमको पता है कि एक राउंड लगाता है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, 3 राउंड लगाएगा तो भी जीरो डिस्प्लेसमेंट सर। दैट मीन्स कि सर अगर 0.5 राउंड लगा रहा है दैट मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ तक चला है सर। ठीक है, यहाँ स्टार्ट किया है सर और एक राउंड लगाया सर जीरो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा राउंड लगाया सर जीरो डिस्प्लेसमेंट, तीसरा राउंड लगाया सर जीरो डिस्प्लेसमेंट, पर सर चौथा 3.5 राउंड लगाने वक्त यहाँ पे बोला कि अब हम यहीं चलेंगे। तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पार दो और ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। जब ये 10 मीटर का है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो तुमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस मतलब एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है सर, ये कितना है 10 मीटर, ये कितना है सर 10 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया 100 प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया √200, क्योंकि ये वाला इधर जाएगा, ये वाला 2 इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो √200। और 200 को कैसे सॉल्व करना है सर, हमको पता है सर 200 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 100। सर 100 का कितना होता है 10, बाहर निकल जाएगा 10√2। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 10√2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 करके होता है। तो यहाँ पे जब करोगे 14.14 मीटर आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, वो जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, आपको करना क्या है 1.41 होता है, 1.41 कुछ होता है। ठीक है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल आगे चल जाएगा तो 1.414 हो जाएगा। तो ये मीटर में आपका आ जाएगा, तो 14.14 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो काफी इजी क्वेश्चन था। अब उसके बाद हमारे पास देखो 1.4 मीटर इसका आंसर है। अब उसके बाद हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया सर। हाँ, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 112-113 पेज का। आप वीडियो को पॉज करो और आराम से पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, कि है ठंड तो काफी ज्यादा है, पर इसी ठंड में ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर जनवरी खत्म हो गया तो और भी आपका प्रॉब्लम पैनिक और बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा आप स्क्रीन पे टाइम मत दो, ज़्यादा गेम मत खेलो। ठीक है, खेलना ही है तो ऑफलाइन गेम, दैट मीन्स कि आप प्लेग्राउंड पे जाके थोड़ा सा खेल लो, इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से काम भी कर पाओगे फ्रेश एनर्जी के साथ। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ जल्दी। थैंक यू।